अपने लिए तो दुनिया जीती है, उनके लिए जियो जिनके कोई नहीं है। अंदर से तो ऐसा लग रहा है कि शायद आंसू निकलेंगे, लेकिन इस बात की बड़ी खुशी है कि कपिल ने अपनी लाइफ में वो किया है जिसको जान कर के बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि जीवन सार्थक होने जैसी बात है। इसलिए अगर वहाँ पे दंगे हो जाए या कोई मार पीट दे आपको तो आप भाग भी नहीं सकते। भाग भी नहीं सकते। आते एकदम लेडी डॉन, हाँ, तो वो आती हैं और एकदम कहती हैं कैसे नहीं है बच्चे। उन्होंने थोड़ा जोर आवाज़ में बोला कि कहाँ हैं जो दलाल थे वहाँ पे, तो बोले कि नहीं है यहाँ पे बच्चे। और वो बच्ची को ग्लोबल चेंज मेकर अवार्ड मिला था। ग्लोबल गोलकीपर चेंज मेकर अवार्ड, जो कि अपने माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को ही मिला था सेम स्टेज पे। वो सफाई के लिए मिला था और इस लड़के को चाइल्ड मैरिज रुकवाने के लिए मिला था। बात है। झूठ बोल रही है। देन शी सडनली एंटर टू द रूम। मैं भी उनके पीछे कैमरा बिल्कुल वीडियो पे है। मैं अंदर गया और उस रूम में हम 2 बार चेक करके आए, हमको बच्चे नहीं मिले। और बच्चे उस रूम से उन्होंने 3 बच्चे निकाले, वो भी कूलर के अंदर छुपा रखे। उनको बहुत मार पड़ती है। काफ़ी बच्चों की ऐसी कहानियाँ हैं जो खुद मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार, चाइल्ड लेबर के शिकार। काफ़ी रो रही थी, उनसे चिपक के बोली कि भैया तुम पहले क्यों नहीं आए। तो स्टील वाले तार होते हैं, उस तार को दोहरा करके उससे पीटते हैं, मोटे वाले डंडे से मारते हैं। इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि सिचुएशन क्या रही होगी। सिगरेट से जला देते हैं। कई बार तो वो विश्वास ही नहीं करते हैं कि हमें को बचाने आ भी सकता है। वो अपनी माँ तक को भूल गया। सबसे छोटे में किसको देखा अभी तक? 10 साल। ईश्वर की गलती की सजा मुझे क्यों? मुबारक हो, लड़की हुई है। हेलो एवरीवन, आईआईपी प्रेजेंट्स लेट्स टॉक फोटोग्राफी विद राजेश गोयल में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरे साथ हमारे आईआईपी के एलुमनाई और एक बहुत ही संजीदा, एक ऐसे फोटोग्राफर जिनकी लाइफ का ऑब्जेक्टिव है मुझे क्या मिला नहीं, मैंने क्या दिया। मैंने क्या दिया सोसाइटी को, मैंने क्या दिया मेरी कंट्री को। मेरे साथ मेरे प्रिय स्टूडेंट कपिल देव। कपिल, आपका नमस्ते, आपका स्वागत है आईआईपी में एक बार फिर। थैंक यू सर, ऐसा लग रहा है कि वापस घर आ गए। काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। कितने समय बाद मिल रहे हैं हम? सर मैं 2018 में ही आया था, उसके बाद आज 5 साल हो गए लगभग। 5 साल जी सर। कैसा है, क्या चल रहा है आजकल, क्या कर रहे हो? काफ़ी कुछ चल रहा है सर। और फिलहाल तो मैं एक एनजीओ है जो नोबेल लॉरेट मिस्टर कैलाश सत्यार्थी हैं, हाँ। उनका जो एनजीओ है वो उसके साथ मिलके मैं काम कर रहा हूँ। ठीक। तो जो मोस्टली चाइल्ड लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर मोस्टली उनका काम है। तो उसी चीज़ को मैं डॉक्यूमेंट्स और फोटोग्राफ के थ्रू दुनिया के सामने लाता हूँ कि किस तरह से जो हार्श रियलिटी है जो बच्चों के प्रति मतलब किस तरह से ब्रुटलिटी हो रही है समाज में, तो वो काम चल रहा है सर। अमेजिंग। मुझे बड़ा गर्व है हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर, अलुमनाई स्टूडेंट्स के ऊपर, खासकर कपिल जैसे स्टूडेंट्स के ऊपर। यहाँ से डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद 17-18 के बैच में कपिल ने एज इंटर्नशिप ज्वाइन किया था श्रीमान कैलाश सत्यार्थी साहब को, जो नोबेल प्राइज विनर रहे थे। उसके 1 साल पहले ही शायद उन्हें मिला था, 17 में 16 में, उनको 14 में मिला। 14 में मिला था, ठीक है। सो उनको नोबेल प्राइज जो था वो उन्हें मिला। चाइल्ड लेबर के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। कपिल ने उनको एज इंटर्नशिप ज्वाइन किया फॉर सम 3-4 मंथ्स, 3-4 मंथ्स। उसके बाद आज तक बीच में एक छोटा सा फेज इन्होंने एक क्योंकि इनका जो पैशन है वो वाइल्ड लाइफ है। आप इनके इंस्टाग्राम पर जाइएगा, हम नीचे एक उसमें देंगे, आपका इंस्टाग्राम का हैंडल उसमें देंगे, आप उसको जरूर देखिएगा। कपिल एक पैशनेट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी हैं, बर्ड्स के ऊपर बहुत काम करते हैं। जब समय मिलता है कपिल भाग जाते हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब अभी जो कोविड टाइम आया था तो एक्चुअली जो हम जिस एरिया में रहते थे तो मेरे फादर जो थे वो मतलब इसमें थे, रेलवे में थे, तो हमको क्वार्टर मिला हुआ था, एक सरकारी क्वार्टर। और जो सरकारी क्वार्टर होते काफ़ी लश ग्रीन एरिया था वहाँ पे।
तो मेरा डेली रूटीन रहता था, क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड तो आप कहीं जा नहीं सकते, तो मैं अपनी कॉलोनी में डेली रूटीन रहता था कोविड में भी कि मैं जाऊँ और पक्षियों को करूँ। और मतलब मेरे हिसाब से तो ये है कि मेरे पास एक नॉर्मल सा कैमरा था, मतलब उस वक्त भी मैंने हाई एंड कैमरा नहीं खरीदा था। मैं ये सोचता हूँ कि आपके कैमरा ज़्यादा मैटर नहीं करता। मैंने जो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे जो सीखी थी IIP में, जो हमारे टीचर्स थे काफ़ी अच्छे, शाहजहाँ सर थे और भी विनीत सर थे और जो भी सर थे, तो उनसे एक चीज़ सीखी थी। तो शाहजहाँ सर ने एक चीज़ बोली थी पहले दिन जब मैं आया था, तो उन्होंने एक बोला था कि कैमरे आएंगे जाएंगे, बट आपका जो आँख है ना, ये सबसे बड़ा कैमरा है, और ये जो चीज़ है ना, ये आप कभी नहीं जाएगी आपके साथ। आपके पास कैमरा है या नहीं है, पर आप जो आँख से जो खींच लोगे ना, वो आपके साथ फिर लाइफ टाइम रहेगी और आपके मरने तक वो साथ रहेगी। तो हमारे मेंटर्स जो IIP के, जो पहली बात तो ये कि ये स्टूडेंट्स बहुत सिंसियर स्टूडेंट्स थे। ये जो बैच हमारे IIP के बनते हैं, बहुत ही, ये मुझे कहने में गर्व है कि हमारे IIP के स्टूडेंट्स, खासकर कपिल के बैच में जितने भी थे, स्वीकृति, कपिल और बहुत सारे स्टूडेंट्स, सो ये बहुत ही सीरियस स्टूडेंट्स थे। एक बड़ा प्रोफेशनल अगर आपको लाइफ में बनना है तो आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना बहुत ज़रूरी है। तो एक इंसिडेंट याद आ गया सर मेरे को यहाँ पे। तो हमारा ओरिएंटेशन हो रहा था, पहले दिन आया था मैं, तो सबसे पूछ रहे थे, सारे बच्चे बैठे हुए थे कि आपको क्या फोटोग्राफी में क्या करना है, मतलब किस स्ट्रीम में जाना है। तो मैं उठा और मैंने बोला कि मुझे वाइल्ड लाइफ करना है। तो उस वक्त सर थे, शाहजहाँ सर थे, तो उन्होंने बहुत डांट दिया मुझको कि ऐसे वाइल्ड लाइफ करेगा कि तेरे हाव भाव देख तो कितना मूव कर रहा है। तो वाइल्ड लाइफ के लिए आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पे मेरे को मतलब एक फोटोग्राफी तो सीखी मैंने, पर एक अच्छा, जैसे आपने बोला एक अच्छा इंसान किस तरह से बना जाता है, वो चीज़ बहुत काफ़ी अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे, और चीज़ें सीखने को मिली। तो मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो टीचर्स से काफ़ी कुछ सीखने को मिला यहाँ पे। एक तो होता है स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, जो आपके कोर्स में करिकुलम है उसको आपको फॉलो करना है, वो सीखना है आपको। कैमरा, एक्सेसरीज, लाइटिंग, कंपोजिशन, एस्थेटिक्स वगैरह वगैरह जो भी आप स्ट्रक्चर्ड है, वो एक IIP में तो स्ट्रक्चर्ड ही है, मतलब पूरा प्लानिंग से होता है। उसके अलावा शुरू होता है आपकी लर्निंग जी, जो डे 1 आपने सीखा था, दैट वाज लर्निंग, लाइफ टाइम चलती है वो। कैसे मेंटर्स छोटी छोटी बात कह डालते हैं और वो एक लाइफ चेंजिंग, अब ये वाइल्ड लाइफ करना चाहते हैं और अगर बॉडी मूवमेंट कर रही है तो वो चलेगा कैसे? बिल्कुल सर, आपको बहुत पक्षी बैठेंगे नहीं, वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स हैं वो पास आएंगे नहीं, आप उनके साथ बैठकर दूर से भी अगर आप देख रहे हैं तो आपकी बॉडी अगर हिल रही है तो उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, क्लियर उनका वो वाइब्रेशंस को चेक कर सकते हैं कि समबडी इज वॉचिंग, समबडी इज देयर। तो इस तरह से तो कपिल, अभी जब आप ये IIP में थे, पहले तो मुझे आप ये बताओ कि आप फोटोग्राफी में आए क्यों और कैसे आए? तो सर इसके पीछे बहुत मतलब लंबी कहानी है। तो मतलब बचपन से ही मेरे को कैमरा जो है बड़ा फैसिनेट करता था कि मतलब ये क्या चीज़ है मतलब। तो बचपन में जब मेले में जाते थे ना, तो सब बच्चे मतलब कोई खिलौना मांग रहा है, कोई कुछ खिलौना मांग रहा है। मुझे वो कैमरा जो आता था ना, उसमें जो रील से देखते थे, छोटा सा, हाँ वो आता था उसमें, हाँ प्लास्टिक का, उसमें रील्स होती थी, अलग अलग पिक्चर्स होती थी, तो बड़ा फैसिनेटिंग करता था कि यार ये कैमरा क्या है। उसके बाद जब जैसे बड़े बड़े हुए तो उस वक्त कोडैक के फिल्म्स कैमरे चलते थे, तो उनसे भी बड़ा फैसिनेट होता है यार ये खिंचता कैसे है, मतलब क्या होता क्या है। तो ऐसे चलता गया, घर में भी मतलब यूज़ करते थे और धीरे धीरे मतलब समझे कि यार ये कैमरा बड़ा चीज़ है। तो उसके बाद फिर जब 10th हुई, उसके बाद मैं कंफ्यूज था अपनी लाइफ में मुझे करना है, मतलब मैं हमेशा कंफ्यूज रहा, पर अपने आप को एक्सप्लोर करता रहा कि यार मतलब ज़िंदगी मिली है तो इसमें करना क्या है, जीवन में किस लिए आया, आपका मकसद क्या है। उसके बाद 10th करने के बाद मेरे को डॉक्टर बनना था, पर मेरे जो पिताजी थे उन्होंने बोला कि नहीं तुमको इंजीनियरिंग करनी चाहिए, तो आप मैथ साइंस लो। तो मैं मैथ्स लेके और 11th 12th किया, देन आई एनरोल इन इंजीनियरिंग। बट इंजीनियरिंग मैं कर नहीं पाया क्योंकि मेरा फोकस सेट नहीं था कि मुझे लाइफ में करना क्या है। मैं यही अपने आप को ढूंढता रहा अंदर से, यार मुझे करना क्या है ज़िंदगी। कभी किसी कोर्स में अप्लाई कर दिया, कभी किसी कोर्स में अप्लाई कर दिया, बट एक टाइम ऐसा आया कि आई स्टार्टेड क्लिकिंग पिक्चर्स विद माई फ़ोन एंड देन मुझे लोगों ने अप्रिशिएट करना स्टार्ट किया कि यार तेरे फ़ोटो में कुछ तो बात है और तू कर सकता है अच्छा। देन फिर मैंने कहा कि यार यही है कुछ चीज़ है जो, तो देन मैंने सर्च करना स्टार्ट किया कि यार बेस्ट, मतलब मैं उस वक्त 3rd ईयर में था अपने कॉलेज के, और मैंने स्टार्ट किया सर्च करना कि यार कौन सा बेस्ट कॉलेज है। तो मुझे काफ़ी लिस्ट मिली
एंड देन IIP, और तुरंत मैंने बिना सोचे समझे मैंने पिताजी से कहा कि मेरे को वहाँ पे करना है, और तो फिर मैं यहाँ पे आ गया। और सबसे पहले आपसी के साथ ही इंटरेक्शन हुआ था मेरा, और मेरे पिताजी बैठे, तब उनको मेरे ऊपर विश्वास नहीं था कि यार ये क्या है, मतलब फोटोग्राफी करके क्या दुकान खोलेगा क्या, मतलब हमारे पिताजी वो सरकारी जॉब में थे, तो उस ये उन्हीं की मानसिकता ही, उनकी गलती नहीं है, पर वो जो सोसाइटी ने बना दिया है क्या फोटोग्राफी करके क्या सिर्फ शादियाँ और ये दुकान खोल के बैठोगे क्या। पर फोटोग्राफी यहाँ आके पता चली कि फोटोग्राफी क्या है, कि आपने यहाँ पे एक थ्योरेटिकली तो यहाँ था, थ्योरेटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग था, मतलब उसकी वजह से आज मैं और बच्चों को भी पढ़ा पाता हूँ, मतलब मैं फ्री में क्लासेस देता हूँ, मतलब बता देता हूँ। अब जैसे वहाँ पे भी रहता हूँ मैं NGO में भी, वहाँ पे 100 बच्चे हैं हमारे, तो उन बच्चों को भी मैं मतलब कभी कभी गाइड करता हूँ कि किस तरह से आप कर सकते हो। 4 चाइल्ड लेबर है, और वो भी रुचि लेते हैं कि भैया ये कैसे होता है, कैसे, काफ़ी बच्चे अच्छा कर रहे हैं। तो ये मतलब IIP के साथ तो मतलब मैं मिलकर मेरा मतलब मेरे को एक राह मिल गई। मैं बहुत सेटर्ड था कि यार क्या कैसे पढ़ेंगे, बट उस वक्त IIP के साथ जुड़ के मेरे को बहुत मैं कुछ कहना चाहता हूँ यहाँ पर। होता यही है कि खासकर ये जो पॉडकास्टिंग हो रही है, ये भी हमने क्यों शुरू किया। कपिल आए तो भी यही प्रॉब्लम कि फादर साहब को कैसे समझाया जाए कि फोटोग्राफी में करियर हो सकता है। 2 बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ जो कपिल से सीखा जा सकता है। पहला, अगर आप यूं कंफ्यूज होते हैं कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, अब मुझे मेडिकल करना है या मुझे कुछ और करना है, तो हमारा जो माइंड है वो 2 पार्ट्स में वर्क करता है, एनालिटिकल या रैशनल माइंड और एक क्रिएटिव माइंड। जब आप क्रिएटिविटी की तरफ से आते हैं तो आप इंजीनियरिंग कर लीजिए, आप मेडिकल कर लीजिए, आप BCom और सब कुछ जो भी आपकी ये वाली साइड है ये कर लीजिए, लेकिन सेटिस्फैक्शन आर्टिस्ट को नहीं मिलती है, क्योंकि अंदर जो उमंग है, तरंग है, जो जीवन है, वो अलग ही कॉन्टेक्स्ट को चेक कर रहा होता है। सो एक तो ये कि अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये मस्ट डिस्कस कि कहीं आप क्रिएटिव साइड से स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, जो आपको ये फैसिनेट नहीं कर रहा है। मैथमेटिक्स में 100 में से अगर 35 आए हैं, दैट डजंट मीन कि आप फेल हो जाएंगे लाइफ में, बिल्कुल भी ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। क्योंकि मेरे इंग्लिश में और मैथमेटिक्स में और अलजेब्रा तो हमारे लिए बिल्कुल ऐसा था कि वो इंक में आप एक कीड़े को डालो और यहाँ छोड़ दो तो वो कहाँ जा रहा है, तो ऐसा लगता है अलजेब्रा यही है। प्रॉब्लम मेरा क्या होता है कि जब पेरेंट्स आते हैं तो उनके पास में एक्सपोजर की कमी होती है। वो उनका प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फोटोग्राफर्स को हम लोग देख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हम तस्वीर के पीछे होते हैं जी। आप कहीं चले जाएं वाइल्ड लाइफ के अंदर, आप कितनी एक से एक तस्वीर देखते हैं, लेकिन उसके पीछे कौन है वो अब तो फिर भी इंस्टाग्राम फेसबुक पे नाम आप देख पाते हैं, लेकिन अदरवाइज आप मॉल में जाते हैं, कहाँ देखते हैं कि शाहरुख खान की तस्वीर किसने बना दी या किसी स्पोर्ट्स पर्सन की पिक्चर किसने बना दी, वो आता ही नहीं है माइंड में। तो इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग है जी। कपिल, आपने फिर ज्वाइन कर लिया IIP, उसके बाद लर्निंग चला जी, लर्निंग चला और थ्योरी के साथ साथ काफ़ी प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिली, स्टूडियो लाइटिंग्स और ये सब, मतलब एक प्रॉपर किस तरह से लाइट्स। तो मतलब मैं उस बीच में एक फोटोग्राफर से और मिला था, मतलब पढ़ाई के वक्त, तो मैंने उनसे पूछा आपके लिए फ़ोटोग्राफी क्या है, तो उन्होंने मतलब कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला सिर्फ लाइट। अच्छा। एक शब्द बोला था लाइट, तो वो मेरे दिमाग में बस गई कि यार ये लाइट। तो उन्होंने बोला कि आप अगर लाइट को पढ़ना सीख गए तो आप फोटोग्राफी सीख गए। बहुत बड़ी बात है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे भी मैंने, जब हमको एग्जीबिशंस के लिए ले जाते थे, वो भी पेंटिंग्स एग्जीबिशन, तो मैं सोचता था यार पेंटिंग्स ही क्यों ले जा रहे हैं, फोटोग्राफी एग्जीबिशंस क्यों नहीं ले जा रहे। पर समझ में आया तब यहाँ पे हमको पढ़ाया गया था कि जितने भी फोटोग्राफी तो 80s में आई थी, उससे पहले तो सारे जो फोटोग्राफर वो पेंटर्स ही थे, मतलब जो पोर्ट्रेट करते थे, तो वो किस तरह से लाइट को अपने उसमें स्ट्रोक्स में और ब्रश में लेके आते थे। तो वो विज़न, क्योंकि कैमरे से क्लिक करना तो एक नॉर्मल बात है, आप कोई नया इंसान भी कर देगा, मतलब जो नौसीखा है वो भी कर देगा, जैसा कि देख रहे हैं आजकल, बोलते ही आजकल। हाँ, तो हर कोई फोटोग्राफर है। तो
मेन चीज़ होता है आप लाइट को अंडरस्टैंड करना, वही आपके फ़ोटो को ड्रामेटिक और उससे अलग इम्पैक्टफुल बनाती है। तो पेंटिंग्स, अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैंने कहा पेंटिंग्स, ये भी नई चीज़ सीखने को मिली यार। पेंटिंग्स अगर आप पढ़ना सीख गए तो आप फोटोग्राफी सीख जाओगे। मैंने कहा यार बहुत ही अच्छा था, मतलब 2-3 एग्जीबिशन में लेके गए थे आप लोग और इतना इम्पैक्टफुल था, मतलब मज़ा आ गया। तो ये सीखने को मिला। पेंटिंग एग्जीबिशन में हम क्यों लेके जाते हैं? बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स या मेंटर्स, टीचर्स ऐसा मानते हैं कि फोटोग्राफी पढ़ा रहे हैं और पेंटिंग की विधा सिखा रहे हैं। देखिए क्या है, आपके माइंड का एक लेवल है। कपिल जब आप आए थे तो आप बहुत कुछ सोच के आए थे कि मुझे ऐसा मिलेगा, वैसा मिलेगा, ये पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे। जितना भी आप पहले से सीख के आए वो स्ट्रक्चर्ड नहीं था। वो इंफॉर्मेशन आपके पास जो थी वो या तो फोर्स्ड थी क्योंकि आपने वो गूगल से ली होगी, या आपको किसी ने उन्होंने बताया, जो बहुत सक्सेसफुल नहीं होते हैं बट उनको नॉलेज होती है। हमारा प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो जाता है कि हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट को पहले हम अनलर्न करें, आपकी लर्निंग जो भी है उस कैनवस को वाइट करें, और फिर आपको एग्जीबिशंस में क्यों लेके जाते हैं, वो ओलंपिक्स दिखाना, वो वाव फैक्टर दिखाना कि तस्वीर एब्स्ट्रैक्ट में भी हो सकती है, तस्वीर 2 रंग में भी खेल सकते हो, तस्वीर ऐसी भी हो सकती है कि जिसके अंदर 6-6 महीने 8-8 महीने लगते हैं बनाने में। ये पेशेंस सीखना ज़रूरी है, कला के प्रति आपकी भावना बदलनी ज़रूरी है, तब आप एक अच्छा बड़ा फोटोग्राफर बनते हो। हम लोग पेंटिंग की एग्जीबिशंस, अपने स्कल्पचर की एग्जीबिशंस और बहुत सारी ऐसी एग्जीबिशंस में आपको लेके जाते हैं। अभी ललित कला एकेडमी और आपकी जो दूसरी एग्जीबिशंस जहाँ लगी होती, गैलरीज एंड वो सब, वहाँ इसलिए लेके जाते हैं कि आप वहाँ नए लोगों से मिलते हो, उनसे जैसे आपने किसी एक फोटोग्राफर से सीखा लाइट, तो ऐसे कोई आपको ऐसी टिप्स दे डालते हैं जो लाइफ के लिए लर्निंग हो जाती है। सो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब सीखना, कला को कला के हिसाब से समझना। फोटोग्राफी तो आपके एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करने के लिए एक मीडियम है। आपने फोटोग्राफी को चुन लिया, किसी ने पेंटिंग को चुन लिया, किसी ने स्कल्पचर को चुन लिया, किसी ने डिजिटल मीडियम को चुन लिया, कोई और किसी तरह से एक्सप्रेस कर रहा है, फिल्म के थ्रू कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्रीज के थ्रू कर रहे हैं। सो आपने एक विधा को चुना, आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी को ध्यान में रखते हुए जो सूट करता था, जिसमें आप अनजाने भी अच्छा कार्य कर रहे थे, इसलिए आपने फोटोग्राफी को चुन लिया और आज उसमें आप परफॉर्म कर रहे हो। तो आईआईपी में लर्निंग कैसी रही? बाकी मतलब क्या स्पेशलाइजेशन थी, क्या प्रोजेक्ट किए थे आपने? मेरा तो मेन वाइल्ड लाइफ ही था, मतलब टूर बहुत करते थे। हाँ, टूर बहुत करता था मैं और वाइल्ड लाइफ में था। बट एक चीज़ मेरे को समझ में आई कि फोटोग्राफी के थ्रू आप किसी चीज़ को बता सकते हो कि क्या है, बट मैंने ये भी सीखा यहाँ पे कि आपका पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। आप किताबें पढ़ो, आप लोगों का काम देखोगे तो उससे भी आपका जो एक विज़न है वो भी क्लियर, आपका पर्सपेक्टिव क्लियर होता है कि आप चीज़ें नई चीज़ें सीखते हो। आप वैराइटीज़ ऑफ वर्क देखोगे तो वैराइटीज़ ऑफ लर्निंग आपके पास आएगी। तो ये भी काफ़ी अच्छा था। यहाँ लाइब्रेरी थी तो मैं यहाँ पे फ्री टाइम में आके, मतलब ये था, इतना पैशन था कि अब इसमें आए तो इंजीनियरिंग में पढ़ाई नहीं की, बट इसमें इतना करना है कि घर वाले ये ना कि यार यहाँ पे भी पैसा तू बर्बाद कर रहा है। पर मैंने ठान लिया था कि मैं खाना नहीं खाऊंगा दिन में, पर मैं लाइब्रेरी में बैठ के मैं पूरे बुक्स देखता रहता था किस तरह से वर्क हो रहा है। ऑनलाइन भी काफ़ी काम देखा, टीचर्स इतने सपोर्टिव थे हमेशा। और इस बात की बहुत तारीफ करनी चाहिए, शाहजहाँ सर हैं, विनीत सर हैं, विकास सर हैं, बाकी भी जो मनीष सर और अभी आसिफ सर, बाकी भी और भी मेंटर्स हैं, अब अर्णब, भाग्यश्री, जितने भी हमारे मेंटर्स रहे हैं, या जतिन, ये सब लोग बहुत पैशनेटली सिखाते हैं। बिल्कुल। और बहुत उम्दा और बड़े प्रोफाइल्स हैं, और खासकर अच्छा तब लगता है जब स्टूडेंट्स के साथ सीरियसली डिस्कशन करते हैं, डांट डपट भी करते हैं, सब कार्य करते हैं, सब तरीके से वो करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है कि स्टूडेंट्स को कैसे खड़ा करना है, इनकी प्रोफाइल को डेवलप कैसे करना है। तो आपकी जो लर्निंग के बाद आप पहुंचे इंटर्नशिप के लेवल पर? जी सर, इंटर्नशिप के लिए पहुंचा मैं वहाँ पे। तो वहाँ पे जो एक्चुअली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो
रूरल एरिया में वर्क करता है, जिसे हम बाल मित्र ग्राम कहते हैं, जो कि इसमें एक ऐसा ग्राम जहाँ पे बच्चे चाइल्ड मैरिज ना हो, चाइल्ड लेबर फ्री हो, सारे बच्चों फ्रीली रहें और जहाँ पे बच्चों की बाल पंचायत हो, इस तरह का एक एनवायरनमेंट रहता। तो उसको शूट करना, बाल आश्रम में जो बच्चे हैं जो रेस्क्यू होके आ रहे हैं, उनका जो ट्रॉमा होता है, उनका जो एक तरह से मतलब स्टोरीज मिलती है। हाँ जी, तो उसको भी डॉक्यूमेंट करना, तो एक चीज़ ये थी। और बाकी जो सर थे, तो सर के साथ मतलब एक नोबेल लॉरिएट को मतलब शूट करना, तो ये तो बहुत बड़ी बात थी। तो ये काफ़ी चीज़ें आई एक साथ, और मैंने इंटर्नशिप किया। उसके बाद फिर भी मैं कंफ्यूज था कि यार चलो ये तो कर लिया, पर अब करना क्या है। एंड देन मैं घर चला गया। उसके बाद स्टार्टेड वेडिंग्स, क्योंकि अर्निंग का सवाल था, तो मैंने वेडिंग्स पकड़ लिया और कुछ वेडिंग्स भी शूट किए काफ़ी। उसके बाद फिर वेडिंग में ही मैं अपना, उसके साथ साथ मैं अल्टरनेट वाइल्ड लाइफ स्टार्ट कर दिया था। और मैं ये समझ चुका था कि आपको पक्षियों की या जानवर की फ़ोटो खींचने से पहले आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो आई स्टार्टेड मतलब पढ़ना एकदम। मैंने किताबें खरीदी अच्छे उसकी, जैसे मैं सलीम अली जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जो बर्ड बेस्ट ऑर्थोनोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने बर्ड्स के लिए काफ़ी काम किया। उनकी किताबें पढ़ना स्टार्ट किया, एक बर्ड को स्टडी किया। उसके बाद फिर मैं फील्ड में गया, तो वहाँ मेरे को ये पता चला कि लेंस मैटर ही नहीं करता। मेरे पास 200 मतलब जो बेसिक लेंस था, बट मैं अगर किसी पक्षी के बारे में जानता हूँ कि इतनी सर्टेन डिस्टेंस पे आने के बाद वो उड़ जाएगा, तो मैं उतनी डिस्टेंस पे ही रहूँगा, उतनी डिस्टेंस तक पहुँच सकता हूँ। बहुत खुशी है। देन ये सब चीज़ें करता था। साइड में वाइल्ड लाइफ मैंने कभी छोड़ी नहीं, मतलब वाइल्ड लाइफ को कभी तो अक्सर हम देखते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, और जब भी टाइम मिलता है मैं पक्षियों को, अब तो ये हो गया है कि फ़ोटो खींचने से ज़्यादा पक्षियों को देखने में मज़ा आता है, उनको समझने में मज़ा आता है। तो ये काफ़ी मेरे लिए मतलब मेरे को बहुत मतलब अगर मेरा कुछ भी डाउनफॉल चल रहा है या मैं बहुत डिमोटिवेटिंग फील कर रहा हूँ, देन मैं स्टार्टेड बर्ड वॉचिंग। तो ये काफ़ी। तो अभी आपको कई साल हो गए कैलाश सत्यार्थी? जी सर, 2 साल से ऊपर। 2 साल से जी। और बीच में आपने वो बुक भी बनाई थी कोई बर्ड्स के ऊपर, क्या था वो? हाँ जी सर, वो एक स्वामी विवेकानंद सोसाइटी करके है जो जयपुर की है, तो वो बर्ड्स के ऊपर काम कर रहे थे, तो उनके साथ मिलकर मैंने बर्ड्स के ऊपर 6 मंथ तक मैंने वहाँ पे काम किया था एज अ रिसर्चर। तो हम लोग बर्ड्स की काउंटिंग और पर्टिकुलर कौन सी बर्ड किस सीज़न में, मतलब पूरा एकदम बिहेवियर उनका सब चीज़ पूरा नोटिस करते थे। ठीक। और जो आपने मुझे एक बार बात की थी कि एक स्टूडेंट आपको चाहिए जयपुर के लिए, वो वही कंपनी थी? हाँ जी सर, वो वही कंपनी थी। वही। अच्छा, ठीक है। तो अभी आजकल आप कैलाश साहब के साथ ही? हाँ जी सर, और काफ़ी मतलब उनसे कुछ सीखने को मिला। इतनी महान हस्ती उनके साथ रहते हैं तो एक मतलब चीज़ें सीखने को मिलती है और रियलिटी, डार्क रियलिटी पता चलती है सोसाइटी की। तो मेरा उनके साथ काम करने का मतलब यही सबसे बड़ा मकसद था कि जो बच्चों के लिए जो वो काम कर रहे हैं ना, वो तो मतलब एकदम उससे बड़ा कोई काम नहीं है। और मैं सोचता हूँ कि जब भी मैं रेड एंड रेस्क्यूज़ में जाता हूँ तो एक कहानी है। तो हम रिसेंटली लास्ट ईयर हम एक रेड में गए थे बूंदी में एक रेड था, वो प्रोस्टिट्यूशन का था। और वो मेरा फर्स्ट रेड था और काफ़ी बड़ा रेड था। तो हम लोग वहाँ गए तो मुझे पता नहीं था, मतलब मुझे लगा चाइल्ड लेबर का होगा। उस वक्त में एंड तक भी नहीं पता था कि प्रोस्टिट्यूशन का है। एंड देन हमारे साथ काफ़ी हमारे कार्यकर्ता थे और काफ़ी पुलिस फोर्स थी, तो 60-70 पीपल्स टुगेदर। एंड हम जा रहे हैं रात को 10-11 बजे और सडनली बैंग बैंग दरवाजे खुले, तो भागो। तो हम गए उनके रूम्स में जहाँ पे लड़कियाँ थी। एंड देन मैंने देखा कि छोटी छोटी बच्चियाँ 12-12, 13-13 साल की और बड़े बड़े स्टूडेंट्स थे उसमें, कुछ दलाल थे और वो लोग थे उसमें पाए गए। और उसमें मतलब उन बच्चियों को उनके गद्दों के नीचे छुपा रखा था, ठीक है, और कुछ को बेड के नीचे छुपा दिया था। तो वो देख के और मतलब मेरा तो कैमरे का बस शटर दबाई जा रहा था, मैं उस चीज़ को देख रहा था, बस मैं खींचे जा रहा। एंड देन उसका एक दलाल पकड़ा गया और वो दलाल को हम खींच रहे थे बाहर। एंड देन एक कांच का गेट था, वो कांच का गेट पूरा टूट गया और देन उसके कांच के टुकड़े मेरे यहाँ शरीर में आ गए, कुछ पैर में घुस गए। एंड देन मैं भागा और पूरा डॉक्यूमेंट किया जा रहा हूँ। और उसके बाद एक दलाल आती है, लेडी दलाल, उसने एक लड़की को पकड़ा हुआ, छोड़ नहीं रही वो, सारे पुलिस वाले उसको लगे हैं। वो मैंने कैप्चर किया और वो इंडिया के टॉप मैगजीन्स में और उसमें मतलब प्रकाशित हुए जी। और
उसके बाद हाँ, वो दलाल जी जो लेडी थी वो मेरे पास आई और उसने मेरे कैमरे को पकड़ लिया एंड देन स्टार्टेड वो, और वो गाली देने लगी। तो फिर मैं खींच के पीछे आया, देन उसने पत्थर उठाया और उसने पत्थर उठा के मेरे ऊपर मारने की कोशिश। वो पत्थर यहाँ से निकला, तो जैसे तैसे पुलिस वाले आए, उन्होंने मुझे बचाया। वो विदिन 5 मिनट सब खेल हो गया, हम पैक हुए, देन फिर हम रिटर्न गए, हमारे गाड़ी के कांच वाँच सबको रेस्क्यू कर लिया। हाँ, मतलब लगभग हमने वहाँ से 15 से 20 लड़कियाँ निकाली थी और वो सारी माइनर्स थी। तो ये मतलब वो वहाँ डर लगा यार, ये तो कितना खतरनाक काम है पर, बट जब वो चीज़ निकल के आई बाहर, लोगों को पता चला कि यार वो थ्रू फोटोग्राफ की थ्रू वह वीडियो जो मैंने शूट की थी, तो मेरे को थोड़ा अपने आप पे गर्व हुआ कि यार मैं जो काम कर रहा हूँ ये एक आइडियल काम है और जो जहाँ पे मैं अभी हूँ इससे बेस्ट तो कुछ हो नहीं सकता। बहुत सुंदर। अब देखिए, तस्वीर कई बार आप कमर्शियल लाइफ में जीते हैं, कभी कहीं आप दूर सुदूर शूट कर रहे होते हैं, लेकिन जिस तरह की फोटोग्राफी आपने बताई है, बड़ा गर्व है कपिल आपके ऊपर कि आप इस तरह के शूट्स के लिए और इस तरह के सर्कमस्टांसेस में काम कर रहे हैं जहां किसी की लाइफ को बचाया जा सकता है, खासकर छोटी बच्चियों को जिनको पता भी नहीं वो हैं कहाँ पे जी। और बहुत खुशी होती है ये देख करके कि आप कम से कम एक कंस्ट्रक्टिव वर्ल्ड बनाने की तरफ लगे हुए हो। बहुत अच्छी बात है ये। और अभी इसी तरह के शूट चल रहे हैं आपके? हाँ जी सर, इसी तरह के। और अभी फ़िलहाल में अभी हमारा चाइल्ड मैरिज एक कैंपेन था जो ऑल ओवर इंडिया बना। उसमें भी हाँ अभी भी चाइल्ड मैरिजेस हो रही हैं? जी सर, चाइल्ड मैरिजेस अकॉर्डिंग टू सर्वे ऑल ओवर द इंडिया 23.4% है। अगर 100 में से अगर हम देखें 23-24% अभी भी ऑल ओवर इंडिया है, जिसमें से 23.3% हमारे राजस्थान में चाइल्ड मैरिज। अच्छा। हाँ जी सर। तो हमारे जो इस कैंपेन को पिछले साल हमारे कैलाश सत्यार्थी जी के उसमें इसको लॉन्च किया गया था 16 अक्टूबर को। अच्छा। उसको 1 साल पूरा हो गया था, तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग काम कर रहे थे। तो उनका विज़न ये है कि आने वाले 2030 तक ये जो चाइल्ड मैरिज का जो ग्राफ है वो 10% तक आ जाए। तो ये उनका मानना है। तो अभी भी चाइल्ड मैरिज खत्म फिर भी नहीं होगा? खत्म अभी मतलब इतना कोई चोरी छुपे कर लेता है, कोई अपने मतलब चोरी छुपे लोग ज़्यादा कर लेते हैं इसमें, क्योंकि और हमारे जो काम है हमारा जो काम है ऑल ओवर द स्टेट, मतलब पूरे राजस्थान में काफ़ी जगह कर रहे हैं। हमारे 200 से ज़्यादा बाल मित्र ग्राम है, जो उस बाल मित्र ग्राम में हम हमारे जो बच्चे ही हैं, बच्चे की एक बाल पंचायत होती है सर। इसमें एक अच्छी बात यह है कि बच्चों की बाल पंचायत होती है स्कूल में, और वो बाल पंचायत नज़र रखती है कि स्कूल में कोई दिक्कत तो नहीं है, हमारे समाज में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब हर जगह तो कार्यकर्ता नहीं जा सकता ना। किस एज के बच्चे हैं? तो उसमें हमारे 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चे। ओह सॉरी, 1 से लेकर 5वीं तक? हाँ, 8वीं तक भी होता है किसी। अच्छा। हाँ, तो उस एज में हम 11 मेंबर्स चुनते हैं और उसमें सरपंच और पूरा उससे क्या होता है, बच्चा एक तो समझ पाता है कि एक इलेक्शन कैसे काम करता है, और एक जो हमारे जो वो एक पूरा इलेक्शन प्रोसेस समझ पाता है, और एक प्रोसेस समझ पाता है कि एक इलेक्शन जो के बाद जो जिम्मेदारी मिलती है किसी नेताओं को, राजनेताओं को, तो अगर ऐसे बच्चे लीडर बनेंगे तो कम से कम समाज का तो सुधार होगा। बिल्कुल सर। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है, ऐसे हमारे पास हजारों बच्चे निकल चुके हैं, जिनमें से हमारी एक बेटी है, वहाँ की हींसला गांव है राजस्थान में, हमारे बाल मित्र ग्राम का ही, उसका नाम पायल जहांगीर है, और वो बच्ची को ग्लोबल चेंज मेकर अवार्ड मिला था। अच्छा। ग्लोबल गोलकीपर चेंज मेकर अवार्ड, जो कि अपने माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को ही मिला था सेम स्टेज पे। वो सफाई के लिए मिला था और इस लड़के को चाइल्ड मैरिज रुकवाने के लिए मिला था। बात है साहब। तो ये मतलब ऐसे ऐसे बच्चों को देख के खुद में ही एक तो गर्व महसूस होता है, और खुद में ही मतलब एक जीने की आती है कि यार जब ये बच्चे कर सकते हैं, ये मतलब जो प्रताड़ित रहे अपने जीवन में और अपने जीवन में इतनी परेशानियों को झेल के इतना आगे बढ़ रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते, जबकि हमारा तो सब चीज़ हमारे पास है, हमारे माँ बाप हैं। जी सर। तो इसलिए मेरे को मतलब फोटोग्राफी से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, एक पर्सपेक्टिव मिला है। सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, सिर्फ पैसा कमाने का माध्यम नहीं, दुनिया बदल सकती है फोटोग्राफी। वो एक तस्वीर आपको कपिल याद है केविन कार्टर का, वो एक तस्वीर जो एक वल्चर और एक बच्चे का तस्वीर कितना फेमस हुआ था। जी सर। वो उसने पूरा दुनिया को एक बारी तो चौंका दिया था। वो
इस तरह की तस्वीरें, और आपका भी वो शूट जो आप बता रहे हैं कितना फेमस हुआ, तो बहुत गहराई है, स्टोरीज, सोसाइटी में बहुत काम करना बाकी है, और फोटोग्राफी कैन डू वंडर्स। जी सर, बिल्कुल। तो अभी आगे का क्या विचार है, क्या करना चाहते हैं आगे, क्या क्या कर रहे हो अभी? अभी सर फिलहाल मैं अपने आप को और एक्सप्लोर कर रहा हूँ फोटोग्राफी में किस तरह, और मेरे हिसाब से तो ये है कि एवरी डे इज़ अ लर्निंग प्रोसेस। और जब इंसान जन्म लेता है और उसके मरने तक जो चीज़ है वो लर्निंग ही है। ठीक। तो वो लर्निंग फेज में ही हूँ और मैं उसी में ही रहना चाहता हूँ। इस तरह की फोटोग्राफी जो कपिल कर रहे हैं या इस कपिल जैसे और फोटोग्राफर्स कर रहे हैं, जिससे सिर्फ सेटिस्फेक्शन नहीं, सोसाइटी के अंदर कितना बड़ा बदलाव हो सकता है, एक तस्वीर कितना कुछ बदल सकती है। अभी आप कुछ मुझे बता रहे थे, क्या था वो फिलोसॉफिकल जो थॉट डेवलप हुआ आपका? जी सर। कैसे? फिलोसॉफिकली, क्योंकि कैलाश सर के साथ रह रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो उनसे बड़ा फिलोसोफर कौन होगा, या उनसे बड़ा काउंसलर कौन होगा, उनसे बड़ा स्पिरिचुअल कौन होगा। मतलब वो चीज़ों को देखते हैं, हज़ारों लोगों से मिलते हैं, उनसे भी सीखते हैं, और मैं उनसे सीखता हूँ, वो बच्चों से सीखते हैं। वो सबसे बड़ी बात कहते हैं कि मैं बच्चों से सीखता हूँ और बच्चे मेरी ऊर्जा है। तो लगता है कि यार मतलब बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, और हम भी फिर कनेक्ट कर पाते हैं बच्चों से, क्योंकि अगर जब तक आप अपने सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तब तक आप फोटोग्राफी को नहीं जी सकते। आपको कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बढ़िया बात बताई है। देखिए, एक मंच पर हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और इनके एनजीओ कैलाश सत्यार्थी साहब के एनजीओ का एक बच्चा, वो दोनों एक स्टेज पे अवार्ड ले रहे हैं, एक स्वच्छता के लिए और एक चाइल्ड मैरिज के लिए। कितनी बड़ी बात है। ऐसे लोगों को, जो इस तरह के युग पुरुष पैदा होते हैं जो सोसाइटी में इतना बड़ा बदलाव ला सकते हैं, खासकर जिस तरह के शूट्स को या जिस तरह के प्रोफाइल को आप जी रहे हैं, चाहे तो चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन हो या चाइल्ड लेबर हो, या और इसके अलावा जो जिस भी तरह के लोगों को आप मिलते होंगे, तो फोटोग्राफी क्या कुछ कर सकती है, ये देखने के लायक बात है। और सर अभी हमने मतलब अभी हमारा एक यूथ समिट हुआ था अभी कुछ महीने पहले, तो उसमें हमने कंपैशन को लेके आए हैं सर। करुणा जो है, करुणा, तो कंपैशन को लेके काफ़ी चीज़ें हम कर रहे हैं, क्योंकि करुणा तो मतलब शुरू से रही है, बट लोग उसको समझ नहीं पाते। वो तो करुणा आपके में, मुझ में है, यहाँ पे बैठे सभी लोगों के अंदर है, बट उसको समझना वो सबसे बड़ी बात है। तो अभी सर ने एक पूरा इसी सत्यार्थी मूवमेंट फॉर ग्लोबल कंपैशन स्टार्ट किया है। तो करुणा के लिए काम कर रहे हैं, और अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी जो फोटो हो वो भी करुणा में हो। क्या बात है। तो करुणा को लेके काम। करुणा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आंखों से आंसू, दिल को झकझोर दे, आंखों से आंसू बहा दे। और हम कितने प्रिविलेज्ड हैं हम लोग, जो बड़े शहरों में अच्छे लाइफस्टाइल को जी रहे हैं, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा दफ्तर, बड़ा सब कुछ, और उन बच्चों के प्रति हमारी जो भावनाएं हैं, ये मुझे बड़ा गर्व है। आज कपिल मैं बता सकता हूँ आपको कि आपने एक नया आयाम मुझे समझाया है आज। जी सर। क्योंकि हम लोग तो जब स्टूडेंट्स आते हैं तो उनके पेरेंट्स आते हैं तो हम यही बोलते हैं कि फोटोग्राफी में पैसा है, नाम है, सब कुछ है, लेकिन फिलॉसफी, आप कितना दुनिया के अंदर जो सब हो रहा है उसको बदल सकते हैं, इस बात को सोचना समझना ये आपसे पता लगा मुझे। क्योंकि मेरे को इतना पता था आप शूट करते होंगे, उनके इवेंट्स होते होंगे, शूट करते होंगे, ये करते होंगे, लेकिन आपने आप जो बताया है कि विश्व मंच के ऊपर और फिर करुणा के प्रति, कंपैशन के प्रति जो उन सब कैंपेन अब आप लोग चला रहे हैं, ये बहुत बड़ा बात है। हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं उस चीज़ के लिए, तो आपके लिए थैंक यू सर। और आपके सर के लिए जो इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। नोबल क्या करते हैं, नोबल प्राइज़ एक बहुत बड़ी बात है, बट उससे बड़ा काम है कि आपने बच्चों की ज़िंदगी को बना दिया। बिल्कुल सर। कितनी बड़ी बात है ये। और मोर देन 1 लाख बच्चों को इंडिविजुअली वो रेस्क्यू कर चुके, मोर देन 1 लाख, और बाकी के तो हो ही रहे हैं।
और हमारे 140 जो देश हैं उनमें सर काम कर रहे हैं। इस तरह की स्टोरीज जब पता लगती हैं तो अपने अंदर भी ऊर्जा पैदा होती है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें भी और कुछ जब भी मैं फील्ड में जाता हूँ एक अलग सी एनर्जी रहती है। कभी मैं ये नहीं सोचता यार बस सिर्फ फोटो खींचना है, बट एक होता है कि यार मतलब मैं किस तरह से खींचूँ कि दुनिया को पता चले। तो एक इंसिडेंट याद आ रहा था, तो एक जयपुर में एक रेड पे हम लोग गए थे, तो भट्टा बस्ती करके एक जगह है जयपुर में, तो वहाँ पे चाइल्ड लेबर का था वो रेस्क्यू। तो हम लोग गए, बहुत ही कंजस्टेड एरिया था, मतलब आप लिटरली अगर वहाँ पे दंगे हो जाए या कोई मार पीट दे आपको तो आप भाग भी नहीं सकते। अच्छा। तो हम एक बिल्डिंग में गए, तो मेरे साथ कुछ 2 पुलिस वाले थे और कार्यकर्ता थे, और हम एंटर करते हैं रूम में। देन हम नोटिस करते हैं कि बच्चे हैं ही नहीं, जबकि वो प्रॉपर रैकी होती है। किसी हम रेस्क्यू मिशन पर जाते हैं तो उससे पहले हमारे जो कार्यकर्ता हैं बचपन बचाओ आंदोलन के, वो रैकी करते हैं कि वहाँ पर लिटरली ये काम होता है या नहीं होता। उसके बाद फिर हम पुलिस कमीशंस के पास जाते हैं, वहाँ से परमिशन लेते हैं, पुलिस के साथ मिलके हम ये रेड एंड रेस्क्यू का पूरा प्रोसेस कर रहे हैं। तो मैं गया वहाँ पे, तो वहाँ देखा कुछ नहीं, बस वो चूड़ी का पाउडर और वो स्प्रिंकलर और वो सांचे वाँचे पड़े हुए, तो कोई भी बच्चा नहीं मिला। पूरी 3 मंजिला तलाशी, हमने पूरा छान मारा, बच्चे नहीं मिले। फिर क्या होता है, हमारे जो कार्यकर्ता आते हैं एकदम लेडी डॉन, तो वो आती हैं और एकदम कहती हैं कैसे नहीं है बच्चे। उन्होंने थोड़ा जोर आवाज़ में बोला कि कहाँ हैं जो दलाल थे वहाँ पे, तो बोले कि नहीं है यहाँ पे बच्चे, कहाँ हैं बच्चे, तो काम ही नहीं करते, बड़े काम करते हैं। तो वो झूठ बोल रही है। देन शी सडनली एंटर टू द रूम, मैं भी उनके पीछे कैमरा बिल्कुल वीडियो पे है, मैं अंदर गया और उस रूम में हम 2 बार चेक करके आए, हमको बच्चे नहीं मिले। और बच्चे उस रूम से उन्होंने 3 बच्चे निकाले, वो भी कूलर के अंदर छुपा रखे। तो मेरा तो मतलब वो आई ओपनिंग था, मतलब ये कैसे हो सकता है, जबकि पुलिस वाले ने भी देख लिया कि भाई साहब उसमें कूलर में बच्चे छुपा के रखे, कूलर में बच्चे उसमें से खींच के निकाले, एंड देन आई रिकॉर्डेड। एंड वो मतलब मेरे लिए तो आई ओपनिंग था कि मतलब कैसे हो सकता है। और बच्चों की हालत नहीं खराब, के होठ फटे हुए हैं, और वो जो बच्चे होते हैं वो 14-14, 15-15 घंटे कंटिन्यू काम करते हैं, वो बैठ के काम करते हैं। और जब हम उनको रेस्क्यू करके ले जाते हैं ना, तो दे आर हार्डली वॉक, मतलब उनके पैर बैंड हो जाते हैं। तो आप कैसे इनह्यूमन हो सकता है, ये सब चीज़ें रिकॉर्ड करना। देन फिर वही बहुत ही वो मतलब एकदम होता है, कभी कभी तो मतलब बहुत दुख होता है, कभी कभी आंसू आ जाते हैं ये सब चीज़ें सुन के। तो ये काफ़ी कैसे हो सकता है ऐसे कोई कैसे इतना इनह्यूमन हो सकता है कि बच्चों से एक तो ज़्यादा काम कराना, ना तो उनको ढंग से खाना, ना उनको बॉडी उनकी कैसी हो रही है, और क्या कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। मतलब कितनी बड़ी बात है ये, कपिल की बात सुनकर ही खुद ही अजीब लग रहा है कि, और फिर अच्छा लग रहा है कि शुक्र है कि कपिल ने यहाँ से पढ़ाई पढ़ी और एक बड़ी संस्था के साथ, और ख़ासकर इस तरह के रेस्क्यू सिस्टम में ही इज़ वर्किंग। और मैं तो आपसे बस यही कहूँगा, जो कि बड़ी तकलीफ़ हो रही है बोलते हुए, कि अगर आपको आपके अंदर आपके अंदर भी ये पैशन है कि बदलाव लाना है, आपके अंदर वो ऊर्जा है, वो पागलपन है कि मुझे ज़िंदगी में अपने लिए नहीं सोसाइटी के लिए कुछ करना है, तो IIP आपके लिए एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ ये मैटर ही नहीं करेगा कि फ़ीस क्या है, या मैटर ही नहीं करेगा कि कोई कमर्शियल्स होते हैं। अगर इस तरह से, जैसे कपिल ने बताया, अगर इस तरह के रेस्क्यूज़ होते हैं, इस तरह के ऑपरेशंस हो रहे हैं, इस तरह की आपके अंदर कैपेबिलिटी है, उस तरफ जाना चाहते हैं, तो हम इंश्योर करते हैं कि आप सिर्फ हमारे पास आइए, हमसे सिर्फ बात कीजिए, बाकी हम मिलके करेंगे। कपिल और क्या बताना चाहते हो भाई? और बहुत ही एक मतलब ऐसा हम लोग कितने ही पॉडकास्ट कर चुके हैं, लेकिन इस तरह की स्टोरीज तो मैंने कभी नहीं सुनी। जी सर। कपिल की बात सुनकर जो दिल तक पहुंची है, मैं कपिल से कुछ कहना चाहता हूं। पैसा तो बहुत कमाया जा सकता है, नाम कमाना बड़ी बात होती है। नाम कमा लिया तो बहुत सब कुछ फ्लो करने लगता है। आज जो आपने कपिल आपके कार्य के बारे में, जो आप कर रहे हो उसके बारे में बताया है, तो दिल बहुत खुश है। हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं जो आकर के कहते हैं कि सर
आपके साथ एक सेल्फी करनी है। जी सर, वो तो मैं बोलने वाला था सर कि आपके साथ एक सेल्फी। आज मैं बोलने वाला हूँ कि कपिल मुझे आपके साथ एक सेल्फी करनी। जी सर, कर लें? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। क्या कहें, थैंक यू सर। बहुत बहुत थैंक यू कपिल आपका। और आपने अब जो कार्य आप कर रहे हैं इसने हमें बहुत ऊर्जा दी है और बहुतों को इंस्पिरेशन मिलेगी। आप लोग कपिल से जो सीखे होंगे, कपिल की जो जर्नी है, जो उन्होंने एक गिविंग एटीट्यूड के साथ जो अपना काम कर रहे हैं, इससे अगर आपको अच्छा लगा है तो आप हमें ज़रूर हमसे बात करना। कपिल से भी अगर आपको बात करनी है तो हम ऑर्गेनाइज करेंगे। थैंक यू सो मच।